चल रहा है, आमर अनशन चल रहा है, कोई डर रहा है? सौरभ भगवान के दबाव से सौरभ भगवान पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, कोई गुंडा दगे थोड़ी ना जैसे डरेंगे। सितारगंज के लोगों ने वोट दिए काम करने के लिए, सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए वोट नहीं दिए। विपक्ष का काम मेरा विरोध करना है, खुल के विरोध करो। लेकिन मैं विपक्ष से भी अपील करता हूँ, अगर कोई सितारगंज के लिए काम अच्छा हो रहा है तो उसमें सब अपनी साझेदारी दो। आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान। और बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेम में आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक सौरभ भगोड़ा दिख रहे होंगे। 2016 में हमारी आखिरी मुलाकात थी चुनाव से पहले, और तब मैं यहाँ कवर कर रहा था अमर उजाला। आज हमारी दूसरी मुलाकात है और थोड़ी चीज़ें बदली हैं, ये वीडियो इंटरव्यू है। और सौरभ भगोड़ा से हमारे सवालों की जो फहरिस्त है वो लंबी हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, हम पड़ोसी भी हैं, लेकिन पड़ोसी होने के बावजूद हम 5 साल में या 4 साल में दूसरी बार मिल रहे हैं। और कभी इनके पास टाइम नहीं था, कभी मैं बाहर था, तो आज हमने ये कह सकते हैं इन्हें घेर लिया इनके घर पर। और सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि लोगों के हम बीच में जा रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें देहरादून में ढूंढें या दिल्ली में ढूंढें। देखिए, वो मुझे वहीं ढूंढेंगे जहाँ से सरकार काम करती है। हाँ। मेरा फ़र्ज़ है, मुझे लोगों ने वोट दी है, सितारगंज के लोगों ने वोट दी है काम करने के लिए, सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए वोट नहीं दी है। और पूरी हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, पूरी सरकार देहरादून में बैठती है। तो जायज़ है कि मुझे देहरादून में भी बहुत सारा समय बिताना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र की योजनाएं अगर स्वीकृत करानी है या उसको धरातल पर उतारना है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करवाना पड़ता है शासन में। और अगर आप शासन में नहीं बैठेंगे, भाई बीजेपी के 57 विधायक हैं, जो वहाँ पर जाके जितनी मेहनत कर लेता है उसके उतने काम स्वीकृत हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर समय अपना विपक्ष इस तरीके से आपको क्यों टारगेट करता है, सितारगंज के लोग, खासकर जो अपोजिशन में है, कि विधायक यहाँ रहना ही नहीं चाहते, और एक बाहरी विधायक होने का यही सबसे बड़ा नुकसान है? इसी अमर भाई, एक बात बताओ मुझे कि बाहरी कौन होता है? जब भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी है और कहीं से भी लड़ने की आज़ादी दी है, तो मुझे तो 10 साल हो गए। 2012 में हम सितारगंज आए थे, मेरा वोटर आईडी सितारगंज से है, मेरा घर सितारगंज में है, मेरे परिवार की वोटर आईडी सितारगंज की है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हों, चाहे वो 30 साल पहले आए हों, चाहे वो 40 साल पहले आए, तो सब बाहर से ही थे। नारायण पाल जी यहाँ पर 10 साल विधायक रहे, वो क्या सितारगंज के हैं? हिसाब से वो भी स्थानीय नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा। हरीश दुबे जी भी कोई यहाँ पर, मैंने यहाँ पर तो नहीं थे, कहीं ना कहीं से उनका परिवार भी आया ही होगा। तो हर आदमी जो मुझ पे आरोप लगाता है, देखिए विपक्ष का काम आरोप लगाना है, मेरा काम सिर्फ जनता को जो वादे किए थे 2017 के चुनाव में, वो वादों को धरातल पर उतारना और उसके लिए मेहनत करना मेरा काम है। आप गोल्फ के बहुत अच्छे प्लेयर थे, मैं व्यूअर्स को बता दूं, और ओएनजीसी में मैनेजर रहे। उसके बाद जो आगाज़ हुआ स्टार्ट राजनीति में, हालांकि आप भगोड़ा फैमिली को देखेंगे, 4 फादर्स कांग्रेस से रहे, उस पर हम नहीं जाएंगे। और भाजपा कांग्रेस भाजपा, ये चीज़ रहती है। आप गोल्फ के बहुत अच्छे प्लेयर रहे और ओएनजीसी में मैनेजर थे, फिर राजनीति के बड़े अच्छे प्लेयर हो गए आप। पहला ही जो प्रोसेस था, मतलब पहला ही इलेक्शन आपने, मेरे जहाँ तक मेरी समझ है, राजकुमार ठुकराल के बाद सेकंड विनिंग कैंडिडेट थे, जो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। 4 साल हो गए आपको, 5वें साल में है। क्या अचीवमेंट है आपके विधानसभा के लिए? देखिए, मेरे चुनाव में मैंने सबसे पहले जो पब्लिक को वादे किए थे, जो बड़े वादे किए थे अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो युवाओं को, अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम उठाते हैं, तो हमने युवाओं को सबसे पहला वादा किया था कि हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज जो है, आपको मालूम है, जब पिताजी मुख्यमंत्री बने थे तो उसकी स्थापना करी गई थी 2014 में। और उसके पहले हमारे जितने भी बच्चे थे वो खटीमा और रुद्रपुर, हल्द्वानी जाते थे अपने डिग्री कॉलेज के लिए। काफ़ी लोग ऐसे थे जो बेचारे, जो थोड़े सक्षम परिवार के नहीं थे, जो अपनी पढ़ाई कर ही नहीं पाते थे आगे, क्योंकि उनको डिग्री कॉलेज की सुविधा सितारगंज में नहीं थी। हमारी बहनों को बहुत समस्या होती थी, क्योंकि उनके परिवार वाले उनको बाहर नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब हमने डिग्री कॉलेज की स्थापना करी थी 2014 में, तो उस वक्त उसमें सिर्फ 57 बच्चे पढ़ते थे। आज हमारे डिग्री कॉलेज में लगभग 1400 बच्चे हैं। मैंने अपने चुनाव में वादा किया था कि अगर मैं जीत के आऊँगा, आपके बीच रहूँगा, आपका प्रतिनिधित्व करूँगा, तो मैं उसमें BSc BCom का कोर्स ऐड करवाऊँगा। वो हो गया है। आप BSc BCom का कोर्स, मैं 17 में जीता हूँ, 19 में BSc BCom का कोर्स उसमें आ गया। और उत्तराखंड का बहुत कम कॉलेजों में से मेरे ख्याल से सितारगंज का कॉलेज होगा जिसके 6 साल की स्थापना के अंदर अंदर वहाँ पे BSc BCom कोर्स खुल भी गया है और पूरी फैकल्टी है। एक एक्स्ट्रा टीचर है हमारे पास, कोई ऐसी फैकल्टी में कमी नहीं है कि बच्चे ये कह सकते हैं कि कोर्स तो आ गया लेकिन टीचर्स नहीं है। और इस साल, पिछले साल भी हमारे यहाँ BSc BCom के एडमिशन हुए, इस साल भी BSc BCom के एडमिशन हुए हैं।
तो एक सबसे बड़ा युवाओं का वादा कि मेरा काम है, अगर युवा शिक्षित नहीं हो सकता तो ना ये देश आगे बढ़ सकता है, ना सितारगंज आगे बढ़ सकता है, ना उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। हॉस्पिटल को मैंने बड़ा करीब से देखा। मुझे लगता है हॉस्पिटल आपके आने से पहले जो था आज भी शायद वही है। हॉस्पिटल का चाहे आयुर्वेद डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी अभी दवाइयों की बड़ी टोटा है। बाकी जो और थोड़ी चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एम्बुलेंस का थोड़ा मैटर है वहाँ पे। हालांकि आपने काम किया है, वो चीज़ मैं बताऊँगा। आपने अभी कोरोना टाइम में काफ़ी कुछ दिया हॉस्पिटल्स को, लेकिन जो डिजिटल अल्ट्रासाउंड होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जो हमारा हॉस्पिटल है वो रेफरल सिस्टम बन के रह गया है सिर्फ हल्द्वानी के लिए। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। मुझे शायद लगता है कि आपको उसके बारे में नहीं पता होगा या क्षेत्र की जनता को, कि जब मैं यहाँ पे चुनाव में जीत के आया तो नीरज खैरवाल जी डीएम थे और हमने और नीरज खैरवाल जी ने एक पूरी कार्य योजना बनाई कि किस तरीके से अस्पतालों को अपग्रेड किया जाए, किस तरह से उनको सुधारीकरण किया जाए। और बालाजी को हमने CSR फंडिंग से सितारगंज अस्पताल को 2.5 करोड़ रुपए की फंडिंग करवाई है। अगर आज आप सितारगंज अस्पताल जाके देखेंगे जो भी उसका सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, THDC से मैंने स्पेशल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा THDC चेयरमैन DB सिंह जी का। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे एक 17 लाख रुपए की एक्सरे मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन सितारगंज अस्पताल को प्रोवाइड कराई गई। उसके बाद हमने, आप अगर सारे जो सितारगंज अस्पताल के अंदर की जो स्थिति है, अगर आपको मैं इसके बाद इंटरव्यू के बाद सारी फ़ोटोज़ भेज दूंगा आपको, पूरा जो उनका बनना है 2.5 करोड़ रुपये बालाजी लगा रहा है उस अस्पताल को पूरा रिनोवेट करके अपग्रेड करने के लिए। उसी तरीके से शक्ति फार्म अस्पताल जो है, जहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी मेरे चुनाव से पहले कि 40-50 हज़ार वहाँ की जनसंख्या है, टोटल में लगभग 70-80 हज़ार लोग हैं। वहाँ पे एक महिला डॉक्टर नहीं हुआ करती थी, तो मैंने वादा किया था अपने चुनाव में कि मैं महिला डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कराऊंगा शक्ति फार्म अस्पताल में। आज आप जाके देखिए तो शक्ति फार्म अस्पताल में एक महिला डॉक्टर भी है, एक पुरुष डॉक्टर भी है। वहाँ पे अपने विधायक निधि के मद से मैंने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई है और जिसको मैं खुद अपने ही मद से ऑपरेट कर रहा हूँ। मॉनिटरिंग है उसकी पर्याप्त पूरी, और अगर आपको मैं पूरा रजिस्टर के साथ रिकॉर्ड उठवा के दिखा दूंगा कि पिछले 1 साल में कितने पेशेंट्स को हमने वहाँ पे सुविधा दी है। उसके ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा सब मेरी जेब, सब मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी जो 108 की 108 की इन्होंने एम्बुलेंसेज डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, उसमें भी हमारे क्षेत्र को एक 108 की सर्विस मिली है जो बहुत जल्दी हमको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हमने अस्पतालों के लिए काम नहीं किया है। हमने पूरा शक्ति फार्म का जो अस्पताल है वो हमने बजाज ऑटो को गोद दिलवाया। बजाज ऑटो ने कल ही मेरे पास उनके पूरे रिप्रेजेंटेटिव आए थे। आप जाके एक बार कवर करिएगा शक्ति फार्म अस्पताल को भी, आप देखिए कितनी उसके अंदर की स्थिति सुधर गई है। वहाँ पे हमने एक्सरे मशीन प्रोवाइड करा दी है, अल्ट्रासाउंड मशीन प्रोवाइड करा दी है। वहाँ पे हमने कोरोना से लड़ने के लिए 2 एक्स्ट्रा वार्ड बनवा दिए जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स की देखभाल करी जा सकती है। हमने पूरे अस्पताल का रेनोवेशन करवाया है। वहाँ पे पानी टपकता था, लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, टॉयलेट्स खराब थे। हाँ, उसमें आपकी तारीफ़ करनी चाहिए और मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। बहुत ज़्यादा मतलब खस्ता हालत में था। सौंदर्यीकरण आपने लफ्ज़ छेड़ दिया तो ये बड़ा मुझे ऐसा लगता है सितारगंज के लोगों के लिए बहुत मतलब हॉन्टेड लफ्ज़ हो गया है। और जो आप पर आरोप लगते हैं, खासकर जो विपक्ष लगाता है, वो सौंदर्यीकरण का ही एक मामला है। हो सकता है व्यापारियों की भी आपसे शिकायत हो। हमारी लोगों से बात हुई, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिए, ना मैं लूँगा चैनल पर नाम। उन्होंने कहा विधायक साहब ने यार कौन सा सौंदर्यीकरण करा दिया, 10 साल पहले इससे अच्छा था, बस भी अंदर से चली जाती थी, अब तो रोड भी चौड़ी हो गई, बस भी अंदर से नहीं जा पाती है। और सौंदर्यीकरण आप खुद जाके देखिए, आपको लगता है सौंदर्यीकरण हुआ है जो हालात हो रहे हैं बाज़ार में अंदर? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि जो सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट था वो अगर आप जाके पूरा प्रोजेक्ट को आप स्टडी करेंगे, कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पत्रकार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मैं ना मेरी बात पे जाएंगे ना आप विपक्ष की बात पे जाएंगे, आप अपना दिमाग अपने काबिलियत से खुद बना सकते हैं कि सौंदर्यीकरण का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे सितारगंज के लिए मैं लाया था, जिसमें कि हमारे को बीच में डिवाइड है। क्योंकि हमारे सितारगंज शहर के अंदर बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे थे, जो रोज़ कोई ना कोई बेचारा एक्सीडेंट के हालत में वहाँ पे आ रहा था। तो हमारा एक पूरा 8 करोड़ का सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट क्या था कि हमारे दोनों साइड बीच में डिवाइडर होंगे ताकि क्लैरिफिकेशन ऑफ रोड्स हो जाए कि किसको किस साइड चलना है एक्सीडेंट से बचने के लिए। अगर आज आप जाके देखेंगे तो पूरे शहर में लाइटें लगी हैं, जो रात में अगर आप कभी भी शहर को जाकर देखें तो बहुत सुंदर लगता है शहर।
दूसरा, हमारे को 30 फुट के अंदर 30 फुट की जगह पे पूरी रोड चौड़ीकरण होनी थी, नाले बनने थे शहर में, नाले के ऊपर लोगों के लिए पाथवे चलने के लिए टाइल लगनी थी, और बाहर सेम यही प्रोसेस बाहर था। सिद्धार्थगंज के जो शहर के बाहर मानापता चौक से वार्ड नंबर 6 को जो नहर जा रही है वहाँ तक दोनों साइड जो आप आज जाके देखें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि दोनों साइड वहाँ पे रोड चौड़ीकरण होगी, टाइल लगेगी, दोनों साइड लाइटिंग लगेंगे और लोगों के चलने की सुविधा होगी। ये सौंदीगढ़ का एक प्रोजेक्ट था। देखिए कोई वो ग्रास रूट लेवल पे कहाँ कंप्लीट मैं हुआ? आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी टेंडरिंग प्रोसेस हुई उसमें एक कंपनी PRL करके ऐसी आ गई जिसने कि सिर्फ मेरे यहाँ नहीं, उसने नानकमत्ता में सिसई खड़ा का रोड लिया, 14 करोड़ रुपए का रोड था। उसने शक्ति फार्म में मेरे एक रोड लिया जो 7.5 करोड़ की रोड थी। काशीपुर का उसने पुल लिया। वो कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। उसका नतीजा ये निकला कि सरकार ने उसके सारे टेंडर प्रोसेस रद्द किए, उस पर 2 करोड़ 70 लाख की पेनल्टी लगी, उसकी सारी सिक्योरिटीज़ फोरफीट हुई और हमने वो सारे टेंडर निरस्त करके, जो बाहर के शहर के बाहर का टेंडर है, जो मानापता चौक से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो टेंडर बाहर का, वो टेंडर निरस्त करवाया गया, उसमें उसकी सिक्योरिटी फोरफीट करवाई गई और आज वो टेंडर मेरे ख्याल से माननीय सुरेश जैन जी के द्वारा उस रोड को बनाया जा रहा है। अगर आप जाके देखें तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं लगता है सौंदर्यीकरण में कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया व्यापारियों का, दुकानें का? देखो, कोई भी प्रोजेक्ट आप धरातल पे उतारोगे, हम अपना घर बनाने जाएंगे तो हमको 1.5 से 2 साल लगता है घर बनाने में। भैया आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि घर बनाओगे तो आप कहोगे कि पहले दिन मेरा घर बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम कोई चीज़ सोच के धरातल पे उतारने के लिए ला रहे हैं तो 2018 से चल रहा है। 2018 मिड से उसका 2019 नवंबर में उसका कंप्लीशन था। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि उस कंपनी जिस आदमी ने टेंडर लिया उसने कहीं पे भी काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसने सितारगंज ही नहीं किया, नानकमत्ता में भी उसने 14 किलोमीटर की एक रोड ली थी 14 करोड़ की, वो भी उसने छोड़ के दी। उसने शक्ति फार्म भी रोड ली, वो आज भी उसमें कंप्लीशन नहीं हो पाया है। तो हम इस पे खुश नहीं हो सकते ना कि उसने कहीं नहीं किया। तो यही कह रहा हूँ कि तो उसकी पनिशमेंट मिली उसको। ऐसा नहीं कि वो उस आदमी को वी लेट हिम गेट अवे विद व्हाट ही डिड। उसको 2 करोड़ 70 लाख की पेनल्टी लगी है सरकार में, उसके टेंडर रद्द किए गए, उसकी सिक्योरिटी फोरफीट की गई और टेंडर रीटेंडर कराए गए। क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट में कभी कोई ऐसा ठेकेदार आ जाता है जो काम नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से डिले हुआ है। कोई मेरी प्रोसेस की वजह से डिले थोड़ी ना हुआ है। मेरा काम टेंडर को स्वीकृत कराना, सरकार से स्वीकृत करा के PWD के टेंडर करवाना है। PWD डिपार्टमेंट का काम है उस टेंडर की देखभाल करके उसको धरातल पे उतारे, ठेकेदार से काम करवाए। अगर अब मैं ठेकेदार के पीछे पड़ूंगा तो यही लोग जो विपक्ष आज आपको कह रहे हैं कि सौरभ बहुगुणा ठेकेदार का काम नहीं कर रहा, तो कल मुझ पर आरोप लगाएंगे कि सौरभ बहुगुणा ठेकेदार से रिश्वत ले रहे हैं। लगा रहे हैं आरोप, मैं आ रहा हूँ उसके। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस आदमी की जैसी सोच होती है, जो आदमी की जैसी प्रवृत्ति होती है, उसको हर आदमी वैसे ही लगता है। मैं हरीश दुबे जी से पूछना चाहता हूँ, ये 2 साल से चेयरमैन है नगर पालिका के। आपकी मैं रोज इंटरव्यू देखता हूँ, वो बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं इंटरव्यू पे। 2 साल हो गए उनको नगर पालिका चेयरमैन बने हुए। मुझे उनकी एक उपलब्धि बताइए जरा आप। उनके नाक के नीचे घोटाले होते चले गए, उनको खबर नहीं लगी। वो कह रहे हैं मैं कहीं जांच में दोषी नहीं पाया गया। वो जांच, जो आदमी नगर पालिका चेयरमैन है, वो चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है सरकार के फंड की गारंटी रखना। ये कौन सी बात हुई कि मैं अंधे जैसे अपनी आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, नीचे चोरी होती रहेगी। वो कल आप पे आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे मेरी, हालांकि मैं फ्रीडम टीवी हमेशा नाम और सवाल डायरेक्ट करता है और मैं हरीश दुबे का नाम भी ले रहा हूँ, चेयरमैन है। उन्होंने कहा वार्ड नंबर 8 में एक रोड पड़ी, अब वो रोड 2 बार पड़ गई, यानी कि 1.5 साल में 2 बार पड़ गई। और वो पहले में 3.5 लाख रुपए की लागत से बनी और फिर 1.5 साल बाद 4 लाख की लागत से। मैं तो हरीश दुबे जी से बोल रहा हूँ कि सौरभ बहुगुणा के 4 समय तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ हरीश दुबे जी को आपके टीवी के माध्यम से कि अगर हिम्मत है तो सौरभ बहुगुणा के 4 साल के कार्यकाल की पूरी जांच करवा लीजिए। सौरभ बहुगुणा कल भी वही था जो आज है, लेकिन मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं कि पूरी सितारगंज की जनता हरीश दुबे जी के चरित्र को और उनके चेहरे को पहचान चुकी है। MLA के काम की चेयरमैन कहाँ क्यों नहीं करा सकते? करवाएं। मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं करवाइए जांच, जो करवाना चाहे करवाए। मैं एक अकेला विधायक होऊंगा जिसने कि पूरे सितारगंज में सीसी रोड बनाने से मना कर दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं बनती। आप जाके जांच करा लीजिए, मैं जितनी रोडें बनवाता हूं सारी टाइल रोड बनवाता हूं। टाइल्स बनी है हमारे वहाँ, कोई भी नहीं, मैं कहीं पे भी टाइल। और जो हरीश दुबे जी चेयरमैन बने हैं, जो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उनको भी मैं थोड़ी गलतफहमी उनकी ठीक कर देता हूं कि जो 2 करोड़ की रोडें जो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, वो रोडें हैं जो हरीश दुबे जी के चेयरमैन बनने से पहले सौरभ बहुगुणा के लेटर हेड पे पास करी गई थी। उसका टेंडर प्रोसेस भी सौरभ बहुगुणा ने करवाया था, वो हरीश दुबे जी ने नहीं करवाया था। वो विधायक निधि से थी सारी ना। वो जब नगर पालिका के अंदर जब कोई चेयरमैन नहीं था और डीएम उसके प्रभारी थे, डॉक्टर नीरज खेरवाल जी प्रभारी थे, तब मेरे लेटर हेड पे 2 करोड़ की रोडें स्वीकृत करी गई थी जो हरीश दुबे जी के कार्यकाल में बनी है।
इनके चेयरमैन, ये चेयरमैन उसके बाद बने हैं। ये टेंडर प्रोसेस इनके चेयरमैन बनने से पहले हुआ था। वो रोडों का कार्यकाल का जो टेंडर था वो इनसे पहले हो चुका था। इनका सिर्फ इतना योगदान था कि जो सौरभ बहुगुणा पास करा के चला गया उसको इन्होंने बैठ के उसमें करप्शन करवा दिया। सर आपको नहीं लगता, ये चीज़ मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप लोगों के आपसी मतभेदों में जनता का नुकसान हो रहा है? मतभेद किस चीज का है? मेरा उनसे वो आप पर आरोप लगाते हैं। आप मेरी बात मतलब अब तो ऐसा लगता है सौरभ वर्सेस हरीश दुबे हो गया है सौरभ वर्सेस हरीश और दुबे जनता का बनाना चाह नुकसान रहे हो हैं। रहा है। सौरभ वर्सेस हरीश दुबे बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सौरभ बहुगुणा एक अकलमंद आदमी है। मैं हरीश दुबे जी को अपना नाम लेके आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता हूँ। इतने तो आरोप आप पे एक्स एमएलए नहीं लगाते हैं जबकि उन्हें चुनाव लड़ना है। तो वो अकलमंद आदमी है, ये बुद्धिजीवी आदमी है, तो ये नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो अब जिस आदमी को आगे बढ़ना है वो अपने से नीचे के आदमी को तो आरोप लगा के आगे नहीं बढ़ेगा, वो अपने से ऊपर आदमी के आरोप लगाएगा। तो ये बात तो सिद्ध हो गई। हरीश दुबे जी मुझे अपने से ऊपर मानते हैं। टिकट लाने की तैयारी में तो नहीं है? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो टिकट ले आए। जिस तरीके से उनकी स्थिति है आज सितारगंज शहर में, बीजेपी से लिया है तो मैं तो कह रहा हूँ कहीं से लाए तो देख, प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग सितारगंज में राजनीति नहीं कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहे, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हरीश दुबे जी से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अगर डीएम की जांच में, एसडीएम की जांच में अंडर आए, उसमें 11 लोग जांच कमेटी में थे। अगर नगर पालिका में घोर अपराध निकले हैं कि इनकी सड़क की क्वालिटी में बेस नहीं पड़ा, पेमेंट कर दी जा रहे हैं, इनकी सड़क की क्वालिटी खराब निकल रही है, इनके यहाँ जो बाल्टी बट रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं, इन्हीं के मेंबर उठा रहे हैं, मैं तो नहीं उठा रहा। किसने उठाया सवाल? मेंबर आपसे ज्यादा प्रभावित है। नहीं, क्यों हो? कमियां उनकी है, मेरी तो नहीं हो सकती। सौरभ बहुगुणा ने पिछले 3 जब से हरीश दुबे को बने हुए 2 साल हो गए, सौरभ बहुगुणा ने आज तक नगर पालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना कभी एक चिट्ठी लिखी, ना नगर पालिका में कोई प्रपोजल भेजा, ना नगर पालिका में कोई फोन किया। और ये हरीश दुबे भी जानते हैं भली बाती से। आप मुझे बताइए, ये आरोप रहता है कि सौरभ बहुगुणा काम नहीं करने देते, कई उनके बजट रुके हुए हैं रोड। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हरीश दुबे पे हस्तक्षेप किसने किया? आरोप किसने लगाए हैं? सौरभ बहुगुणा ने लगाए थे, इनके बोर्ड के मेंबरों ने लगाए हैं, मैंने तो नहीं लगाए। इनके बोर्ड का मेंबर गया था कि यहाँ पे घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, और सिद्ध हुए वो घोटाले। कैसे नहीं हुए आप मुझे बताइए ना। 18 रोडों में इनके देख रेख के नीचे 18 रोडें स्टाइल रोड ऐसी बन गई जिसमें बेस तक नहीं डाला। चेयरमैन ये कैसे कह के अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि मैं उसमें नहीं फंस रहा है? तुम नहीं फंसोगे, ऑब्वियसली नहीं फंसोगे, लेकिन जो आपके देखरेख में सरकारी पैसे की देखरेख करने की जिम्मेदारी चेयरमैन की होती है। अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी विधायक निधि से रोड पास कर रहा हूं और ठेकेदार उसमें बेस नहीं डाल रहा, तो जिम्मेदारी मेरी भी तो है, मेरा फंड है। लेकिन जब नगर पालिका भी कोई काम करती है, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप भी तो पर्याप्त मॉनिटरिंग करते हैं ना उससे। मैं यही आपको समझा रहा हूं कि मैंने नगर पालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो हरीश दुबे आरोप लगाएंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। वो आदमी काम नहीं करना चाह रहा है, वो क्षेत्र के विकास से नहीं, अपने विकास से उनको मतलब है। उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग था जब मैं सुन रहा था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो आप सारी जनता उसी झोपड़ी में आएंगे जिस झोपड़ी में मैं आज भी हूं। वो झोपड़ी तो महल बन गई 2 साल के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि विकास सिर्फ हरीश दुबे जी का हुआ है 2 साल में चेयरमैन में। नगर पालिका क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। आज लोग त्रस्त हैं, सिसोना में धरना दे रहे हैं, 2 दिन की बारिश में लोग वार्डों से यहाँ पे निकल नहीं पा रहे गलियों से। उसके लिए क्या कर रहे हैं हरीश दुबे जी? वो उनसे पूछेंगे। आप 30 दिन का धरने पे ये बैठे। हमारे भाई मुझे आप सिंपल एक बात बताओ, जो एडीएम को लेकर बैठे, हाँ। किस चीज के लिए धरने से उठ गए? खुद बैठे, खुद उठ गए। क्या चीज वापस पाई सरकार ने? आपको कौन सी आपकी मांग मान ली थी जिसकी वजह से आप धरने से उठ गए? धरने पे बैठने वाले आप खुद, धरने से उठाने वाले भी आप खुद। क्या पता आपका फोन चला गया? मैंने तो नहीं किया भाई साहब, मैं तो आपको इस मंच से बोल रहा हूँ कि नहीं किया। ना धरने पे बैठने वाला कोई काम हुआ, ना धरने से उठाने के लिए कोई काम हुआ। खुद धरने पे बैठ गए, खुद धरने से उठ गए। जिस अधिकारी के खिलाफ बैठे उससे माफी मांग ली, जो पेमेंट के लिए बैठे वो नहीं हुए, जो जांच है वो इनके खिलाफ गई कि इनके नगर पालिका के लोगों के खिलाफ गई। कुछ तो सर काम जेन्युइन होता होगा ना, अगर वो धरना देते होंगे। अगर आपका थोड़ा सपोर्ट नहीं रहता तो मैं किस लिए करूंगा सपोर्ट भाई? आप मुझे चोरी में सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं? वो चोरी भी के लिए धरना दे रहे थे, तो मैं आपसे दबाव बना रहे थे सरकार पे कि भाई साहब मेरी जांच ना हो पाए।
आप जांच हुई और आपको जांच आप रिपोर्ट आप खुद जाके देख लीजिए क्या आई। चलिए वो धरना वो पास था, अभी जो प्रेजेंट में धरना चल रहा है सिसोना, उस पे बात मैं उस पे भी आपको नहीं जाना चाहिए था। किस ले जाऊं मैं? सिसोना में वो विपक्ष का धरना है, सिसोना का व्यक्ति है कौन उसमें? लेकिन सिसोना के जो पहला धरना हमने मैं गया था उसमें, जब सिसोना के लोग धरने में बैठे थे मैंने जाके धरना उठवाया था। कौन कह रहा है कि मैं नहीं गया था धरने मेरी कल में? बात हुई और मैंने आपका भी सवाल रखा, अमर उजाला में हमने खबर पढ़ी कि 1 मार्च को रोड का काम शुरू हो जाएगा। ठीक मैंने है? ये नहीं बोला था, उस अमर उजाला ने क्या छापा मुझे नहीं मालूम, मैंने वो न्यूज़ नहीं देखी। मैंने ये कहा था कि जो भी काम मैं स्वीकृत कराने की कगार पे आ जाता हूँ, नारायण पाल जी उस पर धरने में बैठ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। जब सिरसा मोड़ का काम स्वीकृत होने की कगार पे आ गया तो नारायण पाल जी धरने पे बैठ गए। जब सिसोना रोड का पूरा काम लगभग 99% निपट गया तो ये धरने पे बैठ गए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति 10 साल खुद ताकत में रह के आज तक सितारगंज में एक विकास योजना नहीं कर पाया, वो विपक्ष में रह के रोड कैसे पास करा लेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने से काम तो नहीं होता, लोगों के एक्सीडेंट्स के ऊपर रोड आप वो तो जाहिर सी बात है आपने पास कराए होंगे। तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं तो ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है मैं 2 आपका? बार नारायण पाल जी को ओपन चैलेंज दे चुका हूं मंचों से कि आप आइए मेरे साथ डिबेट करिए। वो नहीं मेरे आते। 4 साल के कार्यकाल और उनका 13 साल मान लेता हूं मैं, क्योंकि 10 साल वो खुद विधायक रहे और 3 साल उनके परम आदरणीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री है जो जिनके ये शिष्य हैं। तो मैं तो 13 साल दे रहा हूं इनको। उन्होंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कहाँ कर रहे हैं, आए मंच में मेरे साथ सामने आए, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूं उनको और पब्लिक के सामने आए। मैं तो उस दिन पूरी पब्लिक के बुला लेते हैं, मैं और नारायण पाल जी बैठ लेते हैं, पब्लिक अगर ऐसा होता है तो फ्रीडम टीवी मध्यस्थता मैं कह रहा हूं, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपके मन से नारायण पाल जी को कि आप ओपन 5000 आदमी बुला लीजिए क्षेत्र के, हम बैठ जाए मंच पे, वो बैठ जाए और आपस में बात कर लेते हैं, पब्लिक की भी राय सुन लेते इतने हैं। कॉन्फिडेंट हैं आप अपने 4.5 साल के काम में? मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं ओपन चैलेंज किसी को क्यों दे रहा होता? मैं आपको ये बताना चाहता हूं अमर भाई कि मेरी कौन सी ऐसा वादा था 2017 का, मेरा आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए और 17 के मैनिफेस्टो में आप मुझे ये बता दीजिए कि भाई साहब आपका ये वादा जो प्रमुख वादे थे मेरे वो पूरे नहीं हुए। रेलवे का नहीं मैं बता रहा हूँ, रेलवे भी मेरी गलती नहीं है। रेलवे में भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार की चिट्ठी आई है, लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना, क्योंकि 1 साल आपको मालूम है पिछले 1 साल में कोरोना काल ने स्टेट का बहुत नुकसान किया है। नुकसान किया है और 1300 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बना था रेलवे का, जो लाल कुआं से लेकर खटीमा तक जाएगी और उसमें स्टेट सरकार की देनदारी 570 करोड़ की है। अब इस कोरोना काल में सरकार 570 करोड़ देने की स्थिति में नहीं है। थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं अगर रेलवे का क्या? मैं आपको बता देता हूँ कि पहले वो जो रेलवे की लाइन बनी थी, जब 2000 शायद मेरे ख्याल से 10 या 11 में उसका सर्वे हुआ था, तो वो किच्छा से खटीमा तक की थी। लेकिन वहाँ पे उस वक्त वहाँ के किसानों ने बहुत उसमें आपत्ति लगाई थी कि भाई ये हमारी उपजाऊ ज़मीन है, क्योंकि उधम सिंह नगर आपको मालूम है एक एग्रीकल्चर बेल्ट है और जो रेलवे की लाइन जा रही थी वो किसानों की ज़मीनों के बीच से जा रही थी और डैमों के ऊपर से जा रही थी। तो जो नीचे की ज़मीन थी वो उनकी शंका ये थी किसानों की कि भाई हमारी ज़मीन पूरी बर्बाद हो जाएगी, हज़ारों एकड़। तो फिर उस वक्त जब पापा 2012 में मुख्यमंत्री बने थे पिताजी, तो ये डिसाइड हुआ था कि भाई ठीक है, अगर ऐसे ऐसे आप लोग की शंका है तो हम इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को लाल कुआं टू खटीमा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर जो हमारी जंगल की बेल्ट आती है सितारगंज तक और यहाँ से फिर हम खटीमा में आउटर एरिया से सिटकुल ये सिटकुल से आती है। सिटकुल से जो एक्चुअल लाइन अब बनी है वो बनी है लाल कुआं से सितारगंज सिटकुल, सितारगंज सिटकुल से जेल कैंप शक्ति फार्म से सितारगंज से नारंगमत्ता से खटीमा पे वो ज्वाइन कर देगी स्टेशन पे। ये लाइन बनी है। उसका टोटल जो एक्सपेंस निकाला केंद्र सरकार का, जो सर्वे हुआ, जो अलाइनमेंट्स हुए, जो रिपोर्ट बनी, वो 1330 करोड़ की बनी। केंद्र सरकार की एक क्लॉज ये है कि कोई भी सरकार, अगर स्टेट सरकार कोई भी अगर नई रेलवे लाइन चाहती है तो उसके लिए जो ज़मीन की कॉस्ट होगी वो स्टेट सरकार को देनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ जो ज़मीन की कॉस्ट ही पूरी 62 या 64 किलोमीटर की लाइन है, ये लाल कुआं से खटीमा तक जो बनेगी, 64 किलोमीटर आई थिंक, टू बी प्रिसाइज आई डोंट नो, बट 64 के आसपास है। उसकी 1323 करोड़ में 560 से 70 करोड़ पे स्टेट सरकार की लाइबिलिटी आ जाती है। और वो स्टेट सरकार की लाइबिलिटी पिछले 1 साल से जब कोरोना हिट किया तो हमारे ऑब्वियसली फंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया स्टेट की। 2022 के चुनाव में सौरभ बहुगुणा का नहीं अहम मुद्दा नहीं, मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बार भी पीयूष गोयल जी से, माननीय रेलवे मंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात करके आया हूँ। आपकी मुलाकातें नजर क्यों नहीं आती? क्यों, मैं हर बार फेसबुक पे पढ़ती, मेरी जितनी बार मैं उनसे मुलाकात, अखबारों में छपी, मैं आपको भी फोटोज भेज दूंगा, आप भी उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप भेजेंगे। नहीं, मैं देखिए मेरा मकसद ये है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, हो सकता है जनता को, हाँ ठीक है, आप मुझे भेज देंगे, देख लेंगे। वो चीज़ थोड़ा कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है आपके और जनता के बीच में रहता है। मेरी जितनी भी विपक्ष इसी को मुद्दा बना। बताऊं, देखो विपक्ष का तो ये है कि जो लोग मेरी कामयाबी को नहीं रोक पाए उन्होंने मेरी बदनामी शुरू कर दी, वो है विपक्ष का हाल।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, आप भी तो सितारगंज के निवासी हैं, मैं पड़ोसी हूँ आप। है ना, हमारे बॉडी के तो हैं। आपने भी सितारगंज में पैदा हुए होंगे, आप कोई बाहरी नहीं, जैसे हम तो चलो बाहरी, हमको टैग लग गया, आप तो यही लोकल के हैं। आपको सितारगंज में 9 साल में कोई चेंज नहीं दिखा? नहीं, चेंजेस तो दिखे। और नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूँ इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं पंजाब से, चंडीगढ़ से आया तो मैं सबसे पहले रोडवेज गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इसलिए लगा कि जब टनकपुर से कोई किसी को जयपुर जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, तो बस अगर रुकी तो रुकी, नहीं तो नहीं चलिए। उस दिन गया तो अच्छा लगा, उसके लिए मैं चलो आपको कांग्रेट करता हूं। मैं सिर्फ बस अड्डे की बात नहीं कर रहा, उस बस अड्डे का भी विरोध किया गया। उस बस अड्डे का भी विरोध करने वाले यही 2 व्यक्ति तो थे, और कौन था? जो विकास योजना सौरभ बहुगुणा सितारगंज के लिए बनाता है, उस विकास योजना का सबसे बड़ा विरोध अगर कोई कर रहा है आज सितारगंज में, तो पूर्व विधायक और हरीश दुबे जी कर रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि सौरभ बहुगुणा सारे काम करते चला जा रहा है। विकास के नाम पे वो मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। लोगों को बेवकूफ बनाने में, लोगों को भड़काने में, बहकाने में वो काम कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक इतनी अकलमंद है कि वो जानते हैं। आज आप हरीश दुबे जी की स्थिति जाके शहर में देख लीजिए क्या है। सोना का रोड तो बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ सिसोना में, और जो आपने एक बात कही कि जहाँ पे इतने धरने हुए आप नहीं गए, आपका दायित्व बनता है, वो बात गलत है। क्योंकि जब सबसे पहला धरना सिसोना रोड पे हुआ था, उसमें धरने देने वाले हेमभट्ट जी थे, वहाँ के बीडीसी थे, वहाँ पे हमारे हेमंत गहरोला जी थे, सारे लोग बैठे थे धरने। ऐसा तो नहीं है लोग डरते हैं आपके खिलाफ धरना देने से कि वो आप दे रहे हैं। मुकदमे दर्ज कौन करा डर रहा है? ये देखो ना, वो कहते हैं 30 दिन नगर पालिका में धरना चला, कोई डरा? वहां पे अभी भी चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, कोई डर रहा है? सौरभ बहुगुणा के दबाव से मुकदमे सौरभ बहुगुणा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, कोई गुंडा डकैत थोड़ी ना जिससे डरेंगे। मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें आपका मुकदमे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज होते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अगर आप स्टेट और नेशनल हाईवे ब्लॉक मैं रिपोर्टिंग की लाइव, मैंने भी बोला कि ये गलत बोला। 5 घंटे आपने स्टेट और नेशनल आपने स्टेट हाईवे को ब्लॉक कर दिया तो मुकदमे नहीं लगेंगे? आज आप 3 दिन से धरने में बैठे, कौन सा मुकदमा लग रहा है आप पे? भाई आपने ब्लॉक नहीं किया तो आप पे नहीं लग रहे। वो कह रहे हैं हमारे धरने पे बैठे बिना जाम लग रहा है, अब मुकदमा क्या सौरभ बहुगुणा पे होगा? कौन सा जाम लग रहा है? मुझे तो कोई जाम नहीं दिख रहा। वहां जाम पे था। रोज से मैं देख के आया जाम। मैं एक दिन की स्थिति की बात नहीं कर रहा, पिछले 15 दिन जब मैंने पूरे टाइमिंग चेंज करवा दी। गेट से, हर गेट से जो गाड़ी निकल रही है वो 10-10 मिनट के गैप पे निकल रही है। आप 10 व्यक्तियों की वहाँ पे जिम्मेदारी, ड्यूटी लगा दी गई है जो गाड़ियों को रोक रोक के छोड़ रहे हैं। देखिए, कोई, मैं ये कहना कि खनन आज शुरू हुआ है तो गलत बात है। अगर मैं इस तरीके से मैं नारायण, जब थोड़ा सा पीछे चला जाऊं और कहूँ कि नारायण पाल जी आपकी दूरदृष्टि क्यों नहीं रही, जब सिडकुल की स्थापना हो रही थी तो 4 लेन क्यों नहीं करवा दिया गया? तब क्यों नहीं करवाया गया? तो कांग्रेस की तो क्यों? अरे तो ये विधायक थे कि नहीं थे? इन्होंने कौन सा प्रस्ताव रखा सदन में कि 4 लेन कर दिया जाए? कल ये नारायण दत्त तिवारी जी की बात कर रहे थे, उन्होंने नहीं रखा, अभी आप हैं, आपने रखा। मैं तो आपसे कह ही रहा हूं, हम तो वैकल्पिक रास्ता ढूंढ ही रहे हैं भाई। वहां के प्रधान है, वहां हमारा प्रधान कुलदीप है, वहां पे हमारे एसडीएम, तहसीलदार, सबकी एक कमेटी बन चुकी है जो वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही कोई वैकल्पिक रास्ता मिलेगा हम उस पर कोई कार्रवाई शुरू करा देंगे। वैकल्पिक रास्ता भी गांव वालों को ही तो देना है। मैं किसी का घर तोड़ के वैकल्पिक रास्ता तो नहीं निकालूंगा। इसलिए हो सकता है चलिए अगर हम विपक्ष को इग्नोर कर दें, आप और मैं दोनों, तो ये कहीं ना कहीं तो जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं जूझ रही है। सर कल स्कूल भी जूझ रही है। और मैं आपको बात बताऊं, प्रॉब्लम क्या आई थी। देखो, स्कूल भी ओपन हो रहे हैं। मैं आपको यही स्थिति क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उस सिसोना रोड की प्रॉब्लम क्या थी, ये समझना पड़ेगा। सिसोना रोड टोटल 15 किलोमीटर की रोड है। आप सिडकुल से लेके आप महाराणा चौक तक आइए, 15 किलोमीटर की रोड है। 15 किलोमीटर में आपने भी देखा होगा कि 9 किलोमीटर पूरा एकदम ठीक से हॉट मिक्स हो चुका है। यहाँ से बरुआ बाग तक, खटीमा चौक से बरुआ बाग तक, और उधर सिडकुल से लेके लगभग सिद्धगढ़ ब्याग तक, वो 9 किलोमीटर पूरा हॉट मिक्स हो चुका। ये पूरी रोड हॉट मिक्स इसी तरीके से हो जाती। सिसोना के हमारे लोगों ने धरना दिया। उस धरने में ये डिमांड रखी कि हमको ये नॉर्मल रोड नहीं चाहिए, हमको इस रोड को चौड़ीकरण करके दीजिए, हमको साइड में टाइल लगा के दीजिए, बीच में डिवाइडर लगा के दीजिए। वहीं के लोगों की मांग थी और वो प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए का बना। उसके बाद 2019 की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 19 नवंबर दिसंबर की ये बात है। और 20 में आपको पता है कोरोना काल से पूरे स्टेट में लॉकडाउन हो गया। फंडिंग, क्योंकि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉकडाउन में पास कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात हो गई थी। मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा, है और पूरे देश में है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में है। मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो 2020 तो हमारा पूरा इसमें बर्बाद हो गया कि हमारी फंडिंग नहीं हो पाई कोरोना काल की वजह से, क्योंकि सारी हमारी रेवेन्यूज खत्म हो गए थे स्टेट के।
फिर हमने उसमें एक तरीका यह निकाला कि भाई हमने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बढ़ती चली आ रही है, दिन पे दिन वहाँ पर लोगों को तकलीफ हो रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक काम कर दीजिए, इसकी एक्सपेंशन और इसका जो टाइल रोड है नाला, इसको बाद में फेज़ में ले लेंगे, फिलहाल उस रोड को ठीक करने के लिए आप हम लोग को एक बजट दे दीजिए। तो PWD को बुलाया गया, एक मीटिंग हुई, पूरी बाकायदा मीटिंग रखी गई, जिसमें PWD डिपार्टमेंट ने सारा कट शॉर्ट करने के बाद 4 करोड़ 95 लाख रुपए का एक पूरा एस्टिमेट बना के हमारे सामने पेश किया। वो विभाग में गया, विभाग से मैं खुद पर्सनली, आप जो लोग मुझ पे हस्तक्षेप लगाते हैं कि आप देहरादून क्यों बैठते हैं, तो देहरादून मुझे इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि 4 करोड़ 95 लाख का प्रोजेक्ट पास कराना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, डिपार्टमेंट में फाइल पहुँचवाई, फाइल को वित्त विभाग में ट्रांसफर करवाया, वित्त विभाग से मुख्यमंत्री जी पे गई, मुख्यमंत्री जी ने उसमें अनुमोदन किया है और 2-3 दिन में उसका जियो हो जाएगा। अब से मैंने, आज संडे है, मेरे ख्याल से ट्यूसडे वेडनेसडे तक उसका जियो हो जाएगा, जियो के बाद उसका टेंडर लग जाएगा। ये उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। उसके बाद हम कब तक उम्मीद करें? अब टेंडर 21 दिन का रहेगा, क्योंकि वो तो 5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली 21 दिन का टाइम देना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि लगभग मार्च 15 से पहले उस काम को शुरू हो जाना चाहिए धरातल पे। हाँ, बारिश से पहले वो रोड बन के तैयार होगी। लेकिन मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को मैं स्वीकृत करा देता हूँ, जिस चीज़ को मैं पास करा देता हूँ, उस पर धरने पर बैठने का क्या मतलब है? मैं जितनी यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अब थोड़ा पॉलिटिकल उसमें आ जाते हैं, ग्राउंड में हो गए, विकास कार्यों पे काफ़ी बात हो गई, जितनी मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, विकास कार्यों में भी बात नहीं हुई, मुझे 2 चीज़ आपको और भी बतानी है। हाँ बताइए। 2 चीज़ें हैं जो सितारगंज शक्ति फार्म की जनता पिछले 60 साल से डिमांड कर रही थी। बहुत विधायक आए, बहुत गए, बहुत मुख्यमंत्री बने, बहुत मुख्यमंत्री आए। कल मैंने एक आप ही की टीवी पे आप ही को धन्यवाद कहूँगा, आप ही के माध्यम से मैंने सुन लिया, नारायण पाल जी कह रहे थे कि नारायण दत्त तिवारी जी ने रोड पास करी थी। चलिए, फ्रीडम टीवी नहीं, फ्रीडम टीवी अपना काम अच्छा कर रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके ही माध्यम से मैंने सुना कि कल नारायण पाल जी ने ये बोला कि ये तो नारायण दत्त तिवारी जी ने रोड पास करी थी। तो अगर करी थी तो बनी क्यों नहीं? और 10 साल आप विधायक थे तो आप क्या कर रहे थे? कितनी बार आप उस रोड के लिए धरने में बैठे, आप मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए। 2012 में जब माननीय पिताजी उसके मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, तब ये रोड को ADB से पास किया गया था। 64 करोड़ का उस वक्त का ये प्रोजेक्ट बना था। 14 में इस पर रोड पे काम शुरू हुआ, और काम शुरू होने के बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बने, उस रोड को रुकवा दिया गया। उस रोड की लंबाई चौड़ाई 7 मीटर से काट के 5 मीटर कर दी गई। हमने पुल पास किया था सूखी नदी पे, उसको रपटा में चेंज कर दिया गया। तब नारायण पाल जी क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं धरना दिया उन्होंने? हमने धरना दिया था 31 दिन, हम भी धरने में बैठे थे। तब नारायण पाल जी मैंने धरने पे क्यों नहीं आए? अगर ये इतने बड़े हितैषी थे, क्यों नहीं आए? मैं तो 31 दिन उस धरने पे था भाई साहब, कोई नहीं आया। कांग्रेस का एक पदाधिकारी नहीं आया उस धरने पे, क्यों नहीं आया? मैं 5000 आदमी लेके DM कार्यालय गया था धरना देने, क्यों नहीं आए? इसी रोड के लिए क्यों नहीं आए? जैसे आप नहीं जा रहे, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं, जो आदमी जैसा करेगा वैसे बोएगा, जो बोया वो काटेगा। सिरसा रोड अगर आज स्वीकृत हुई है तो सिर्फ 2, मैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और अपनी मेहनत को, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी प्रक्रिया कितनी बड़ी होती है। नारायण पाल जी साहब, चलो मुझे तो छोड़ दो, नारायण पाल जी सिरसा मोड़ की बात कर रहे हैं, उनसे जरा पूछ लो सिरसा रोड की प्रक्रिया ही बता दो क्या हुई आज तक। प्रक्रिया ही बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि उनका योगदान है इस रोड पे, कि कैसे बनी, क्या उसमें प्रक्रिया हुई, कुछ बता दें मुझे। कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि आदमी सिर्फ धरातल पे उतर के काम करने के विश्वास तो नहीं रखता है। 10 साल वो विधायक रहे, उनकी एक योजना मुझे नहीं पता। अगर हमको इतना काम सितारगंज में करना क्यों पड़ रहा है? बस अड्डा हमको क्यों बनाना पड़ा? डिग्री कॉलेज हमको क्यों बनाना पड़ा? सिरसा रोड हम क्यों बना रहे हैं? सूखी नदी का पुल हम क्यों बना रहे हैं? रोडों का जाल हम क्यों बिछा रहे हैं? ये क्या कर रहे थे? काम का बर्डन इसलिए ज्यादा हो गया कि काम 10 साल यहाँ पर निकम्मे बैठे थे। जैसे स्कूल में होमवर्क नहीं हो जाता था, वही है। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे भाई, ये बात सच्चाई है कि अगर सौरभ बहुगुणा को आज सितारगंज में इतना काम इसलिए करना पड़ रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने इतना काम कर दिया, उसके बाद एक विधायक को इतना काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया 10 साल में। सिर्फ यहां पर लोगों ने अपना विकास किया, आज भी वही कर रहे हैं। मैं आपको ये आरोप लगा रहा हूं यहां पे, और एकदम क्लियर रूप से आपको कह रहा हूं कि किसी की सितारगंज के विकास से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हरी दुबे चेयरमैन हो, चाहे वो नारायण पाल जी हो। सब ने अपना विकास जरूर करवा लिया सितारगंज से, लेकिन सितारगंज को सबने पिछड़ा ही छोड़ा। आपको लग रहा है कि आप काफी हद तक उसमें कामयाब? मैंने डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाई, पिताजी जब मुख्यमंत्री थे। डिग्री कॉलेज हो गया, मैं आपको गिनवा रहा हूँ। BSc BCom का कोर्स मैंने ऐड करवाया। ठीक है। बस अड्डा हमने खड़ा करा, सिरसा रोड हमने खड़ा करी, सूखी नदी का पुल हमने खड़ा किया, सिटपुल फेज 2 में इंडस्ट्रीज जो आई, HPCL कंपनी को मैं लेके आया। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, ये काशीपुर जा रही थी इंडस्ट्री,
लेकिन मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलके और हमने HPCL का 30 एकड़ का प्लांट, जिसमें वो 5 एकड़ का अपना डिपो बना रहे हैं, वो तो कुमाऊं का सबसे बड़ा डिपो, और 25 एकड़ में बॉटलिंग प्लांट बना रहे हैं। इंडियन ऑयल कंपनी यहाँ पर आई, पिताजी की देन तो थी, और किसकी देन है? सिडकुल फेज 2 अगर हमने नहीं खड़ा किया होता तो कंपनी कहाँ से आती? आपको नहीं लगता यहाँ थोड़ा सितारगंज में कई चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं, जो आम जनता के लिए थोड़ा एक पार्क होना चाहिए? मैं जब इंटरव्यू करने से पहले आ रहा था, मैंने फ्रीडम टीवी ने पूछा था, सौरभ बहुगुणा का इंटरव्यू है और ये आम लोगों के सवाल हैं कि क्या सवाल पूछे जाए, तो लगभग मुझे बड़ी अच्छी लगी। कुछ लोगों ने, खासकर यंगस्टर्स ने ये लिखा, पार्क होना चाहिए एक, यहाँ पे कम से कम एक लाइब्रेरी हो छोटी, एक कम्युनिटी सेंटर हो, छोटे छोटे शादियाँ वगैरह हो जाए। ये चीज़ें आपको नहीं लगता अभी नहीं हो पाई? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। देखो जो पार्क की समस्या है, मैं उसमें बहुत, सर सितारगंज में पार्क ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ अमर भाई, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सितारगंज में जितनी भी सरकारी भूमि है, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्जा कर रखी है। बहुत ज़्यादा पूरा सितारगंज पे है, आप मानते हो? मैं मानता हूँ। अब मैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा हूँ कि हमको कोई भी एक एकड़ की भूमि आसपास, क्योंकि पार्क आप बहुत दूर जाके बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो होना तो शहर के बीच में चाहिए। सर आप तो अभी विधायक हैं, सरकारी भूमि पे, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको पता है, मुझे भी पता है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो आप उन कामों पर क्यों नहीं रोक लगवा पा रहे? ये है कि जिन्होंने 30-30 सरकार आपकी डीएम, जिन्होंने 30-40 साल से कब्जा कर रखे हैं जमीनों पे, उनके सबके 90% लोगों के 229B के मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों में, जिन्होंने दावेदारी घोर रख कर। यहाँ क्या हो रहा है, पटवारी गलत रिपोर्ट लगा देता है और आपको देखिए, मैं पोर्टल में शिकायत डालने के बाद भी सुनवाई नहीं। आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ होगा। जो चीज़ हुई वो आज नहीं हुई, आज इसलिए नहीं हुई कि जिन लोगों के कब्जे हैं, कोई आज से तो है नहीं कि आज कब्जा हो गया, कब्जे तो 20 साल 30 साल सोच के नहीं छोड़ सकते ना। मैं छोड़ नहीं रहे, लेकिन अगर किसी का लीगल प्रोसेस से मुकदमा चल रहा है तो उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो उस बीच में कंस्ट्रक्शन भी तो नहीं हो सकता? नहीं, अगर आपका कब्जा है और अगर आपने 40 साल से कब्जा करा है तो कंस्ट्रक्शन तो हम कर चुके हैं। अब तो दावेदारी आप ये कर रहे हैं कि जमीन हमारे नाम ट्रांसफर कर दी जाए क्योंकि हमारा कब्जा है। कब्जे पे कंस्ट्रक्शन नया नहीं हो रहा है, ये बात मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि जो लोगों ने 30-40-50 साल पहले कब्जे कर लिए हैं, या 20 साल पहले या 15 साल पहले, वो लोग कंस्ट्रक्शन तो तभी कर चुके हैं। दावेदारी ये कर रहे हैं कि जमीन हमारे नाम कर दी जाए क्योंकि हमारे साथ कब्जे हैं इन पे। तो जिस चीज़ पे लीगल प्रोसेस पे कब्जे चल रहे हैं या लीगल प्रोसेस पे उनके वो वकालत, वो अपने कोर्टों में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पे हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सीएम साहब ने कहा पहाड़ों पे प्राधिकरण हटा दिया गया, सौरभ बहुगुणा ने आवाज़ उठाई, हम सब ने उठाई, सारे 70 के 70 विधायकों ने सदन में उठाई। से मिलता हूँ, कहते हैं जो छोटे छोटे घर बना रहे हैं 2.5-3 लाख में, वहाँ तो वो सीज कर जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो कोठियाँ बन रही हैं, हम ये खुद मानते हैं। ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड में पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष और पक्ष दोनों ने मिलकर सदन में एक साथ आवाज प्राधिकरण के खिलाफ सब आवाज उठाई थी। और डेमोक्रेसी के लिए चीज अच्छी। और माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस वक्त एक कमेटी फॉर्म कर दी थी मेंबरों की, जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव गई प्राधिकरण के खिलाफ कि नहीं होना चाहिए, ग्रामीण से हटना चाहिए, पहाड़ों से हटना चाहिए। जो गरीब आदमी है, जो अपना छोटा सा घर बना रहा है, जैसे जैसे उसके पास पैसे आएंगे वैसे वैसे करके चंदा कर करके घर बनाता है। बहुत सीज हुए हैं, बहुत होते हैं, मुझे भी मालूम है कि सीज हुए। आपके पास फोन आता है। दूसरा उसकी सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखी कि उसका हेड ऑफिस आपने खटीमा कर दिया था। अब उधम सिंह नगर इतना बड़ा जिला है, जो आदमी आप सोचो जसपुर काशीपुर का पहले खटीमा जाए, 22 NOC उसमें लग रही थी। अब जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा धक्के खा रहा था। तो बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का, पूरे सदस्यों का, विधानसभा सदस्यों का, जिन्होंने इसका विरोध किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पेशली जिन्होंने इसको हटाया। चलिए चलते, जो अब ऐसा सवाल भी तो रहना चाहिए, जो 2022 तक वैलिड रहे, इलेक्शन है और फरवरी ख़त्म ही है बस, और बहुत करीब है इलेक्शन के नज़दीक। अपोजिशन का आत्मविश्वास है कि सौरभ बहुगुणा को इस बार हम खदेड़ रहे हैं। मैं आपके भीतर का आत्मविश्वास जानना चाहता हूँ, सौरभ बहुगुणा के अंदर कितना आत्मविश्वास है दोबारा फिर से 22 में फाइट बैक कर रहे हैं? देखिए दो चीज़ें अमर भाई। एक तो आपने मुझे स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू में एक चीज़ कही थी कि ठुकराल जी के बाद नंबर 2 सीट मेरी थी। वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर दूं कि नंबर 1 सीट मेरी थी, नंबर 2 मुझे लगा इसलिए कुमाऊं में नंबर 1 सीट मैं पे था, और उत्तराखंड की 3rd हाईएस्ट वोटरों से मैं जीता था। तभी मैंने बोला गोल्फ के अच्छे प्लेयर थे। नहीं, मैं अब गोल्फ तो छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब तो पॉलिटिकल प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मैं देखिए 2 चीज़ कहूँगा, विपक्ष क्या कहती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का काम विरोध करना है, विपक्ष, और हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। विपक्ष भी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे, तीसरा भी चौथा भी, BSP भी लड़ेगी, आम आदमी कह रही है वो भी लड़ेगी, हर आदमी लड़ेगा। मेरी ताकत विपक्ष नहीं है, मेरी ताकत सितारगंज की जनता है, और सितारगंज की जनता का विश्वास। सितारगंज की जनता आपके साथ है या रहेगी? मैं 22 में आपके साथ फिर बैठूंगा, और हम और आप इसी घर में यहीं पे बैठेंगे, और आप फिर भी मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि माननीय विधायक सितारगंज से आज हमारा फिर इंटरव्यू है।
ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इतने मतलब आप जनता के लिए इतनी ज़्यादा वो हैं, मैं confident एकदम हैं। आश्वस्त हूँ, मुझे जनता का हमेशा प्यार मिला है, मिलता रहेगा। मैंने हमेशा एक बात कही है, अपने हर चुनाव में कही, हमारे परिवार की तरफ से एक बात हमेशा कही गई कि हमारा सितारगंज से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप यहाँ पे जितने लोग आए, आप खुद देख, सुबह से मेरे मैं यहाँ देख बैठे। रहा था ये, हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें मैसेज करा कि हम बाहर हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जन सुनवाई चल रही थी, 10 बजे से ही लोग बैठे थे और गाँव के लोग ज़्यादा थे, आ रहे हैं लोग और अच्छा है, सुनवाई हो रही थी, फ़ोन करे आ रहे थे। जब आप एक एमएलए को करीब से देखते हैं, हमेशा आप अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो जो एक दिनचर्या है वो किस तरीके से शुरू होती है, आप कर रहे थे, वो अच्छा भी है और वो इसलिए भी अच्छा है कि लोगों ने आपको चुना है। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, सवाल हमेशा सीधा होना चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना शायद थोड़ा मुश्किल हो गया है। आप कुछ चुनिंदा लोगों से घिरे रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोगों से हैं और उनका प्रभाव आप पे ज़्यादा रहता है और शायद उनके हाँ या ना पे आप किसी के काम कराते हैं कि इसका काम कराना है या नहीं कराना। थोड़ा जो मुझे ऐसा लगा कि आप तक थोड़ा पहुँचना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है सितारगंज की जनता के लिए। मैं अमर भाई आपको एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, निवेदन भी मान लीजिए और आपसे इतना कहूँगा कि आप एक दिन पूरा मेरे साथ बिता लीजिए। हम बिताएंगे बहुत जल्द। मैं आपको यही कह रहा हूँ, देखो पब्लिक क्या, देखो विपक्ष क्या कह रहा है, मैंने आपको फिर बताया कि उससे मुझे कोई मायने। विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा, आप ही के कुछ लोग नहीं। देखो अब कौन, देखो राजनीति में हर आदमी, आप मेरे साथ एक दिन बैठेंगे तो अगर मैं लोगों की बातों पे जाने लगा तो मेरे आधे लोगों से रिश्ते टूट जाएंगे सितारगंज में। तो मुझे तो हर एक की सुननी पड़ती है। मैं देखिए किसी का अगर यहाँ का प्रतिनिधि हूँ तो मेरा फर्ज है, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति है, चाहे वो बीएसपी का व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी का व्यक्ति है, चाहे आपका, मुझे सबकी सुननी। चुनाव तक मैं सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट था, जब मैं विधायक बन गया मैं पूरे सितारगंज का विधायक बन गया, तो सुनता तो मैं सबकी हूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, देखिए गलत फहमियाँ, मैंने आपको एक लाइन पहले भी बोली थी कि जो मेरी कामयाबी को नहीं रोक पाए वो मेरे बदनामी करते हैं। वो यही हाल है कि भाई अगर मेरे कुछ प्रमुख लोग हैं, भाई राजनीति में हर आदमी क्यों होते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जैसे आपके ऊपर लगते हैं कि हम बीजेपी के इंटरव्यू कर रहे हैं और हमें कांग्रेस के लोग हमारा फोन उठाना बंद कर दिया है। और सितारगंज में, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, सितारगंज में विपक्ष है ही नहीं। आप देखेंगे जब यहाँ देवेंद्र यादव आए थे तो 3 जगह एक भीतरघात नजर आ रहा था और हालांकि ये नहीं है मैं इनके साथ बैठा हूँ, ये है और ये विपक्ष जो है काफी हद तक सितारगंज में और जगह कमजोर हो रहा है। मैं इसमें भी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि सितारगंज में नहीं, उत्तराखंड में ही विपक्ष नहीं है। आप अगर उत्तराखंड की टॉप राजनीति में देख लीजिए तो आज क्या हो रहा है, आप सबके सामने चल रहा है। मैं देख रहा हूँ किछा में अभी चल रहा है वहाँ, फिर तो आप कहाँ पर विपक्ष है, विपक्ष एकजुट तो कहीं पे भी नहीं है। तो आपस ही में लड़े पड़े, बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, ये पहले आपस की तो मतभेद दूर कर लें। ये तो सर आपको अभी क्या लगता है 22 के चुनाव में सुनने में ये भी आ रहा है कि सौरभ बहुगुणा कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं? सौरभ बहुगुणा 22 का चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे, सौरभ बहुगुणा 22 का चुनाव कोशिश यही करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पार्टी से, अपनी दावेदारी करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरा कार्य सितारगंज से ही करूंगा। और कुछ लोगों की ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि सौरभ बहुगुणा कांग्रेस में जाएंगे। सौरभ बहुगुणा कांग्रेस में कभी नहीं जाएंगे। सौरभ बहुगुणा बीजेपी में रह के अपना राजनीतिक जीवन बीजेपी में ही सौरभ बहुगुणा गलतफहमी आप तक पहुंच रही है, फैलाई जा रही है। मैंने आपको विपक्ष के पास और कोई काम तो रह नहीं गया। अब जब मैंने देखी, जब अब आज भी जब कल मैं शक्ति फार्म गया था सिरसा मोड़ का निरीक्षण करने, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आज भी कांग्रेस वाले जो शक्ति फार्म के वो यही कह रहे हैं कि भगवान करे ये रोड यहीं रुक जाए, बने ना चुनाव तक। तो जो विपक्ष है वो तो चाहेगा ही कि कुछ चीज़ ऐसी खराब हो कि सौरभ बहुगुणा का नाम खराब हो, पार्टी का नाम खराब हो। लेकिन मैंने क्षेत्र की जनता को, मैं एक अकेला ऐसा विधायक होऊंगा अमर भाई जिसने 10,000 की भीड़ में फुटबॉल टूर्नामेंट में टैगोर नगर में ये घोषणा करी थी फाइनल के टाइम मन से कि अगर सितारगंज में सिरसा रोड नहीं तो सौरभ बहुगुणा भी नहीं। आप इसको क्रॉस चेक कराइएगा कि मैंने करी थी कि नहीं करी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, ये लास्ट सवाल है हमारा। शक्ति फार्म में 4 साल में आपने यहाँ के डेवलपमेंट बताया। शक्ति फार्म का वोटर्स जीत हार तय करता है, हमेशा से करता है, ये भी आपको ही पता है। आपको लगता है शक्ति फार्म में जो आपने वादे किए थे, और ये शक्ति फार्म के व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ आप पूरे मतलब स्टैंड कर गए काफ़ी? मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए हॉस्पिटल वाला तो आपने शक्ति फार्म हॉस्पिटल मैंने आपको बता दिया है, जो उनकी सबसे बड़ी जो बात जायज़ भी थी। क्योंकि महिला डॉक्टर ना होने के कारण बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारी जो वहाँ की प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको हादसे हो जाते थे, सितारगंज आते आते उनके साथ दुर्घटना घट जाती थी।
तो एक सबसे बड़ा तो अस्पताल का हमने वहाँ पे क्लियर, एम्बुलेंस का मैंने आपको बताया, और उस एम्बुलेंस से मैं आपको एक लिस्ट व्हाट्सएप भी कर दूंगा पेशेंट्स की कि हमने पिछले 1 साल में कितने लोगों को फेरी किया है उस एम्बुलेंस से। अभी कल मैं रूदपुर गांव होके आया हूँ, वहाँ के 2 मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स हुए जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। लेकिन सर एक वो ठीक है, एक पूर्वी पाकिस्तान वाला बड़ा मैं मामला है, आपको सारा बता रहा हूँ, मैं आपको सारा बताऊँगा। दूसरा, सिरसा मोड़ एक ऐसी डिमांड थी जो 60 साल से शक्ति फार्म की डिमांड रही है, कोई पूरा नहीं कर पाया। अगर आप आज जाके, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप आए हैं, आपने शक्ति फार्म की बात करी, तो आप एक बार सिरसा मोड़ को कवर ज़रूर करिएगा। जुलाई 2021 में सौरभ बहुगुणा सिरसा मोड़ का उद्घाटन करेगा, और सूखी नदी का पुल जुलाई 2021 हम उसका उद्घाटन करेंगे। और सूखी नदी का पुल, हज़ारों लोग हमारे शक्ति फार्म से सिडकुल में काम करते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारे युवा साथी हों। और कितनी बार ऐसा हुआ है हमारे भाई कि अभी इन लोगों को तो मैं क्या बताऊं, जो पूर्व विधायक हैं हमारे, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि वो आज इसकी बात भी कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं लोगों के घर गया हूँ कि उनके लड़के बह गए थे नदी में जब वो सिडकुल जाने के लिए नदी क्रॉस कर रहे थे। गोविंद नगर के लड़कों के साथ हादसा हुआ, हमारे सुरेंद्र नगर के भाइयों के साथ हादसा हुआ। और उस पुल को आज आप जाके देखिए तो इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि 2021 जुलाई अगस्त तक हम उसका भी उद्घाटन करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि इस बार बारिश में कोई भी नदी के थ्रू ना जाए, पुल के थ्रू जाए उस साइड। तो जो बाढ़ का हमेशा वो रहता है वो चीज़ नहीं फेस करनी पड़ती, नहीं फेस करी। 10 करोड़ का वो पुल बन रहा है, 7 उसमें पिलर्स खड़े हो रहे हैं, एकदम गोला नदी के पुल जैसा उसका मॉडल है। इसका सबसे बड़ा फायदा शक्ति फार्म को इसलिए होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सिडकुल से आप कनेक्ट कर देंगे शक्ति फार्म को पुल से, और सिरसा रोड बन जाएगी, तो आधा शक्ति फार्म का जो सिडकुल का ट्रैफिक है, क्योंकि वो किच्छा जाता है, तो किच्छा के लिए वो रास्ता अनुकूल हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा, तो शक्ति फार्म का डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जाके देखिए शक्ति फार्म की रोडों की स्थिति देख लीजिए आप बमनपुरी से कटिए और आप शक्ति फार्म तक जाइए, कुसमोड़ चौराहे तक, आपको पूरी एकदम रोड ठीक दिखेगी। आप शक्ति फार्म कुसमोड़ जो क्रेशर वाला रोड आ रहा है वो तो मैं आप चेक करिए, आप जाके देखिए, हॉट मिक्स हो गया। कब हुआ वो? जाके देखिए, कल जाके देखिए। अब आज मैं आपको बोल तो रहा हूँ, मैं 15 दिन पहले गया। अब आज जाके देखिए, वो रोड हॉट मिक्स हो चुका है, वो रोड हॉट मिक्स हो गया। जो निर्मल नगर से कुसमोड़ चौराहे तक रोड खराब थी, वो हॉट मिक्स हो गई। आप कुसमोड़ चौराहे से पूरी शहर क्रॉस करके सुभाष चौक तक चले जाइए, पूरी हॉट मिक्स हो गई है रोड। आप सुभाष चौक से लेके आप गोविंद नगर एक छोर है शक्ति फार्म का, एकदम आखिरी गांव, आप वहाँ तक चले जाइए, पूरी रोड बन के तैयार हो चुकी। आप कुसमोड़ चौराहे से रूदपुर चले जाइए, पूरी रोड बन के तैयार है। आप कुसमोड़ चौराहे से गुरुग्राम चले जाइए, रोड बन के तैयार है। मैंने देखिए, मैं ये कहता हूँ, कोई भी काम, मैं एक MLA हूँ, मेरे पास भी फंड की प्रॉब्लम होती है, हर मुख्यमंत्री जी को। तो विधायक निधि बढ़ा दी है? नहीं, बात विधायक निधि से आप ये काम नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी रोडों के प्रोजेक्ट्स आप विधायक निधि से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको PWD की सैंक्शनिंग चाहिए, उसके लिए आपको वर्ल्ड बैंक की चाहिए, ADB की चाहिए, NABARD की चाहिए, और ये सारे शासन से होते हैं। और आपने एक बीच में रिपोर्ट पढ़ी होगी, शायद आपने देखी होगी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कि उधम सिंह नगर के सबसे एक प्रसिद्ध अखबार ने छापा था कि मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई है तो वो सितारगंज को हुई है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट। तो अब आपको वापस उसी बात पे आपके जाते हुए कि जो लोग कहते हैं कि देहरादून मिले, कि दिल्ली यहाँ मिले, तो इसलिए आप मुझे सितारगंज का चुनाव विकास में लड़ा जाएगा, विकास में कोई जातीय मैं ना जाति की राजनीति। अगर 2021 में पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक युवा आदमी अगर जाति की राजनीति करने लगे, मुझे पहले इंटरव्यू में बोला था, हमारी राजनीति 2012 में जब हम यहाँ पे आए थे तो भी विकास के उस पर रखी गई थी, 2017 में भी हमने विकास के नाम पे लड़ी है, और 2022 भी हम विकास के नाम पे ही लड़ेंगे। विपक्ष का काम मेरा विरोध करना है, खुल के विरोध करो, लेकिन मैं विपक्ष से भी अपील करता हूँ, अगर कोई सितारगंज के लिए काम अच्छा हो रहा है तो उसमें सब अपनी साझेदारी दो, सब साथ खड़े हो। अगर तुम यहाँ के लोकल अपने आप को मानते हो तो अच्छे कामों में विरोध नहीं करोगे। आप तो मान चुके हैं, मुझे नहीं मानेंगे। मैं तो अगर यहाँ पे 20 साल भी रह गया तो भी नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो खुद को अब मैं मानता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं वोटर हूँ सितारगंज का। मेरा वोटर ID कार्ड सितारगंज का है। मेरा वोटर ID कार्ड पहले देहरादून का था, मैंने वो कटवा के सितारगंज का बनवाया हुआ है। मेरा यहाँ पर घर है, आप यहीं पे आप मेरे पर ही बैठे हैं, आप मेरे घर पर बैठे हैं। मेरी वाइफ और मेरी पत्नी का वोटर ID कार्ड सितारगंज का है। 10 साल हो गए मुझे सितारगंज में, अब मैं क्या और साबित करूँ सितारगंज के रहने के लिए। चलिए, आज आपने खैर ये आपकी बात चली गई, इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी। तो ये सौरभ बहुगुणा को आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं थी हमारे भाई, नेताओं को कंफ्यूजन है। लेकिन नेता तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो उनके अगर वो नेता इतने सक्षम होते हैं कि तो फिर क्या बताऊं मैं। चलो 22 में आपको सब पता चल जाएगा कि पब्लिक किसके साथ है। अम्मार खान और फ्रीडम TV आपको यहीं मिलेगा, 100% यहीं मिलेगा, इसी जगह पे हम बैठेंगे, यहीं मिलेगा और हम यहीं कवर करते हैं। और बाकी एक चलते चलते आप सितारगंज के लोगों के लिए कुछ मैसेज?
देखिए, मैं सितारगंज की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे अपने मेरे ख्याल बीच, से पहला ऐसा इंटरव्यू हो रहा है जब को शायद विधायक अब मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हम और आप इंटरव्यू कर रहे होंगे। देखिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सितारगंज की जनता का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक नेता जैसे नहीं अपने, बल्कि सितारगंज नहीं, आप पूरे विधानसभा जिसमें शक्ति फॉरम मैं सितारगंज विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इस वक्त सितारगंज की नहीं कर रहा हूँ। सितारगंज विधानसभा के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे अपने बीच में एक नेता जैसे नहीं, अपने बेटे और एक भाई जैसे रखा है। मुझे इतना प्यार, इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद यहाँ पे मिला है, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर का हूँ, जैसे लोग मुझे बाहर का कहते हैं। मैं हमेशा, मुझे लोगों ने अपना बेटा और भाई मान के अपने बीच में रखा है। हमने जो जो वादे सितारगंज की जनता के साथ किए थे, वो सारे वादे मैं पूर्ण करके 2022 के चुनाव के पहले दिखाऊंगा। और जो नहीं हुए, और जो नहीं के, तो मैंने जितने, मैं आपको बताया, जो प्रमुख वादे मेरे जितने थे वो सारे पूरे होंगे। और सौंदीकरण के काम के लिए मैं ये ज़रूर, और सिरसा और आपके सिसोना रोड के लिए मैं क्षेत्रीय जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सौंदीकरण का जो शहर के अंदर का काम है, उसका हमने टेंडर कैंसिल करा दिया है। 2 दिन के अंदर वो 2 या 3 दिन के अंदर वो अंदर वाला काम रीटेंडर किया जाएगा, और जो भी नया ठेकेदार आएगा उसको कंप्लीट करके देगा, बारिश के पहले कंप्लीट करके देगा। और जो सिसोना वाली रोड की आप बात कर रहे हैं, सिटकुल का 5 मिनट का जो रोड ख़राब है, उसके लिए मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि 3 से 4 दिन के अंदर उसका जियो मैं आपको, आपके ही, हमारे भाई, आपको ही मैं व्हाट्सएप करूँगा, तो आप अपने फ्रीडम टीवी पे चलाइएगा। और उसको हम इसी फरवरी 15 तारीख के पहले उसको टेंडर करवाएंगे। चलाएंगे सर, हम 22 होके बिल्कुल काम कर रहे हैं। 15 या 20 फरवरी तक उसका टेंडर होकर, और मेरी उम्मीद ये है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि हम 15 मार्च को धरातल पे काम उतारने की स्थिति में रहेंगे। एक बड़ा लास्ट सवाल रह गया, हर बार यही बोल रहा हूँ, लास्ट सवाल है। और मेरे ख्याल से इंटरव्यू हमारा कितना हो गया होगा, आधे घंटे से 49 का। ये मेरे ख्याल से फ्रीडम टीवी का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। और अगर ये सवाल नहीं ले पाया तो लोग फिर गुमराह करने लगेंगे। हरीश दुबे ने नाम लेना चाहिए। हरीश दुबे ने कहा, जब वहाँ रुद्रपुर में वो हो रहा था, सौंदर्यीकरण हो रहा था, हालांकि उन्हें पता था विधायक को वो गलत है, राजकुमार ठुकराल को, तो वो जेसीबी के आगे लेट गए। आप विधायक थे, आप बताते कि चलिए ठीक है, गलत हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ हूँ, आपके साथ हमदर्दी में खड़ा हूँ। उन्हें ये वो है थोड़ा अफसोस, आप जेसीबी के सामने खड़े क्यों नहीं हुए उस दिन? हरीश दुबे जी की थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। वो अतिक्रमण टूटने के खिलाफ जेसीबी के सामने खड़े हुए थे, सौंदीकरण के खिलाफ नहीं हुए थे। अपन राजकुमार ठुकराल जी सौंदीकरण के खिलाफ नहीं थे, अतिक्रमण जब टूट रहा था, लेकिन वो तब भी तो थोड़ा। मैं, दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज भी मानता हूँ कि सितारगंज के लिए सौंदीकरण काम जरूरी है। आपको एक विलन मानते हैं लोग यहाँ पे सौंदीकरण के नाम पे, कि ये मैंने का बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया, तो विलन मुझे वही मान रहे हैं जो, जिनकी सोच बहुत छोटी है, जो होता है ना, जो आपको मैं एक तर्क वैसे दे देता हूँ, जो मेंढक होता है वो अपने कुएं में ही घुस रहता है, उसको लगता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। हरीश दुबे का भी आरोप नहीं है, कुछ और भी ठीक है, मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो जनप्रतिनिधि। मैं यही कह रहा हूँ, देखो मेरा मतलब है, मैं सौरभ बहुगुणा का विश्वास जब सौंदीकरण पास करा रहा था तो भी यही था कि वो क्षेत्र के लिए अच्छी चीज़ है। और आज भी जब मैं यहाँ पे आपके बीच में बैठा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि सौंदीकरण क्षेत्र के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ये नहीं कह, मैं ये भी मान रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट डिले हुआ, डिले किस कारणवश हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जिस कारणवश डिले हुआ उस पर पेनल्टी लगी है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को स्कॉट फ्री जाने दिया, कि अगर उसने काम नहीं किया टाइम पे या उसने गलत काम किया तो उस पर 2,70,00,000 की पेनल्टी भी यहाँ पे लगी है, पनिश हुए हैं, उसके फोरफीट हुई है सिक्योरिटीज, आप इसको चेक करा सकते हैं। तो ये जो आरोप मुझ पे लगाया जाता है कि ठेकेदार से मेरी मिली भगत है, और ये सिद्ध इसलिए नहीं होता कि अगर मिली भगत होती तो ना उसका टेंडर कैंसिल होता, ना उस पर सिक्योरिटी फोरफीट्स होती, ना उस पर पेनल्टीज लगती। चलिए, आपका स्टैंड क्लियर हो गया। और जर्नलिज्म का काम ही यह है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, संवाद कराता है। विधायक सौरभ बहुगुणा को सुन रहे थे आप सितारगंज से, और अभी लास्ट में ही है हम, चुनाव करीब है। उन्हें कंक्लूजन ये है, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने काम कराए हैं इन 4-4.5 सालों में, वो जितने काम उन्होंने कराए हैं, जो पिछले 10 साल विधायक रहे नारायणपाल, उन्होंने कुछ नहीं कराया। और एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो काम अगर वो पहले करा देते तो इतना शायद बर्डन नहीं होता। मैं तो जो उनके द्वारा काम छोड़े गए थे उन्हें ही पूरा करा रहा हूँ। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं और शायद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा है मैं यहाँ से दावेदारी दोबारा करूँगा। और हमसे गलती हो गई, हमने बोले कि सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट कुमाऊं में जो लीडिंग मार्जिन से जीते थे वो सौरभ बहुगुणा थे। और इस बार भी उन्हें उम्मीद है, जो उन्होंने विकास, जो उन्होंने डेवलपमेंट के वर्क किए हैं, उन्हीं को लेकर वो वोट मांगेंगे। और दोबारा 2022 में उन्होंने वादा किया है कि फ्रीडम टीवी के साथ वो फिर दोबारा विधायक बन के इंटरव्यू देंगे। कैमरामैन हारिस के साथ मैं मोहम्मद अमार खान, सितारगंज।